हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वंशांगति और विविधता के सिद्धांत। तो देख लेते हैं इसमें अनुवांशिकी जैसे पहला टर्म दिया हुआ है। अनुवांशिकी क्या होता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुगति व विभिन्नता का अध्ययन करते हैं अनुवांशिकी कहलाती है। क्लियर है? क्या कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वंशांगति और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकी और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, वही कहलाती है क्या? वंशानुगत लक्षण जो होते हैं उन्हीं को कह सकते हैं क्या हम लोग, वंशानुगत लक्षण या वंशांगति। तो उनका अध्ययन और विभिन्नताओं का अध्ययन, जो जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती तरह तरह की, उनका जो अध्ययन करते हैं हम लोग उसको बोल देते हैं क्या? अनुवांशिकी। क्लियर है? फिर आ जाता है क्या कि इसमें जो अनुवांशिकी था इसमें मेंडल एक नाम वैज्ञानिक थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने क्या किया था कि अनुवांशिकी के बारे में कुछ अपने नियम बनाए थे। तो क्या नियम थे उसको देखते हैं। इससे पहला आपका प्रभाविता का नियम था, फिर पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र व्यूहन का नियम। क्लियर है? ये नियम हालांकि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, ठीक है, आप वहां पर जाके प्लेलिस्ट में इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसको नहीं बताएंगे, आपको पता है प्रभाविता के नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र व्यूहन का नियम। परीक्षण संकरण फिर क्या है? परीक्षण संकरण का मतलब होता है जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मनजी संकर का संकरण सम युग्मजी अप्रभावी सदस्य के साथ कराया जाता है। क्लियर है? तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? इस परीक्षण को कहते हैं परीक्षण संकरण कहते हैं। क्लियर है? क्या कहेंगे? फिर से देख लेते हैं। जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी का मतलब होता है कि या तो x y हो जाएंगे या ऐसे लक्षण होंगे जो एक दूसरे से क्या होंगे, विपरीत रहेंगे, विभिन्न रहेंगे, है ना, उस तरह के लक्षणों को कहते हैं हम लोग विषम युग्मजी। तो कहेंगे जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी संकर का संकरण सम युग्मजी अप्रभावी सदस्य के साथ कराया जाता है, तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। क्लियर है? फिर इसमें कुछ टर्म जैसे अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का नियम होता है, अनुवांशिकी का ही नियम है। क्या होता है इसमें कि जैसे मान लीजिए कोई मवेशी है काले रंग का, ठीक है, कोई दूसरा मवेशी है सफेद रंग का, दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, जिसके फलस्वरूप जो नए मवेशी आएंगे वो चितकबरे आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें स्पॉट हो गया, जैसे बैकग्राउंड स्पॉट मान लीजिएगा ब्लैक कलर का बन गया, तो जो उसमें जो धब्बे बनेंगे वो कैसे बनेंगे? व्हाइट रंग के बन जाएंगे, व्हाइट कलर के बन जाएंगे, है ना। तो इसको कह देते हैं चितकबरे, है ना। तो इस तरह भी क्या होगा कि दोनों के लक्षण अपूर्ण रहेंगे, ना पूरी तरह से वो प्रभावी रह पाया काले रंग का मवेशी, ना पूरी तरह से सफेद रंग का मवेशी प्रभावी रह पाया, जिस कारण इसको बोल देते हैं क्या हम लोग? अपूर्ण प्रभाविता का गुण कहते हैं ना। फिर आता है सप्रभाविता। सप्रभाविता में क्या, जैसे दोनों लक्षण जब आते हैं, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक लाल रंग का पुष्प है और एक कैसा है? सफेद रंग का पुष्प है। दोनों का क्रॉस होता है, तो नया जो पुष्प उत्पन्न होगा या नया जो पौधा उत्पन्न होगा उसमें जो पुष्प लगेंगे वो कैसे हो जाएंगे? पिंक कलर के हो जाएंगे, नहीं गुलाबी रंग के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाल रंग का भी आ गया इसमें जो लक्षण था और सफेद रंग के पुष्प का भी लक्षण आ गया, तो इसको हम लोग कह देते हैं क्या? गुलाबी रंग का आ गया, है ना। जब गुलाबी रंग आ गया इसका मतलब क्या? सहप्रभाविता के गुण को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर है? फिर आता है बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता का गुण का मतलब होता है कोई एक जीन्स जो होगा वो ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए लाल रंग का इस वो है पुष्प है और एक सफेद रंग का पुष्प है, लेकिन जब क्रॉस हुआ तो उसमें बहुत ज्यादा रंग किसका आ गया? लाल रंग या तो आ गया, या फिर सफेद रंग ही ज्यादा उसमें हो गया, है ना। तो इसको बोल देते हैं क्या हम लोग? बहुप्रभाविता का लक्षण। यानी कोई एक जीन्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? किसी पादप में या किसी पुष्प में या किसी भी जीव में क्या हो रहा है? ज्यादा प्रभाव अपना दिखा रहा है, यानी उसके लक्षण ज्यादा दिख रहे हैं दूसरे लक्षण की तुलना में। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं क्या हम लोग? बहुप्रभाविता कहते हैं। ठीक है। बहुजीनी वंशांगति क्या होती है? वंशांगति के अंदर जब क्या हो जाता है, दो या दो से अधिक, यानी कह सकते हैं बहुत ज्यादा कह सकते हैं, जो जीन्स हो जाते हैं, जब वो जीन्स क्या करते हैं आपस में क्रिया करके क्या कर देते हैं कि एक पुंज बना देते हैं जीन का, और लक्षण भी क्या हो जाएंगे? एक साथ बहुत सारे लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? ट्रांसफर होने लगते हैं। तो उस वंशांगति को हम लोग बोल देते हैं क्या? बहुजीनी वंशांगति कहते हैं। फिर आ जाता है सहलग्नता। सहलग्नता क्या है? तो सहलग्नता में कहते हैं जीनों का एक साथ वंशांगत होना तथा संतानों द्वारा पैतृक संयोजनों को प्रतिनिर्धारित किए रखने की प्रक्रिया सहलग्नता कहलाती है। जो पैतृक लक्षण होते हैं उसको प्रतिनिर्धारित जो करते रहते हैं संतान, उसको ही हम लोग बोल देते हैं क्या? सहलग्नता कहते हैं। क्लियर है? क्या कहेंगे कि जीनों का एक साथ वंशांगत होना तथा संतानों द्वारा पैतृक संयोजनों को प्रतिनिर्धारित रखने की प्रक्रिया सहलग्नता कहलाती है। क्लियर है? अच्छा, फिर आता है जीनी विनिमय। क्या होता है? जीनी विनिमय का मतलब होता है जब एक जीन दूसरे जीन के साथ क्या करता है? आदान प्रदान करता है। यानी जो या तो कोई जीन अपने में से कुछ आदान प्रदान करेगा कुछ भाग का, या फिर पूरा का पूरा जीन ही क्या हो जाएगा? आदान प्रदान कर दिया जाएगा, तो उसको बोल देते हैं क्या? जीनी विनिमय। विनिमय का अर्थ ही क्या होता है कि किसी चीज का क्या करना?
आदान प्रदान करना। तो जब किसी जीव के भीतर जीन का विनिमय हो जाता है, यानी जीन का आदान प्रदान होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीनी विनिमय कहते हैं। क्लियर है। हालांकि जीनी विनिमय सबसे ज्यादा समझ में आता है क्रॉसिंग ओवर नाम की एक प्रक्रिया थी, जिसमें क्या होता था कि एक जीन दूसरे जीन से अपने कुछ अंशों का क्या करता था, रूपांतरण कर लेता था या परिवर्तन कर देता था। एक जीन दूसरे के जीन में क्या करता था, अपने कुछ अंशों को ट्रांसफर कर देता था ना, तो उसको बोलते थे क्या हम लोग, क्रॉसिंग ओवर। वो भी इसी में आ जाएगा जीनी विनिमय में। पुनर्योजन क्या होता है, एक जीन बन चुका हो और आप क्या करिए, उसमें कुछ संश्लेषण कर दीजिए, यानी कुछ संश्लेषण कह सकते हैं, सुधार कर सकते हैं ना, किसी जो गुणात्मक सुधार होता है उस जीन का, उसको करने के बाद जो नया जीन जो बनता है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं पुनर्योजन, और जो जीन बना उसको पुनर्योजन जीन कह देते हैं। क्लियर है। बेसिकली क्या कहेंगे, किसी जीन में क्या करना है, किसी अनुवांशिक लक्षणों का सुधार कर देना, और सुधार करने के फलस्वरूप क्या हो जाना कि उसमें क्या है, नया जीन बन जाना है ना। तो जो नया जीन बनता है वो पुनर्योजन जीन कहलाता है, और ये प्रक्रिया है कहलाती पुनर्योजन कहलाती है। फिर आता है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण क्या होता है, लिंग निर्धारण देखिए कई तरीके से होता है। जैसे आपका एक एक्स लिंग निर्धारण होता है, एक वाई लिंग निर्धारण होता है, एक्स वाई लिंग निर्धारण होता है। एक्स लिंग निर्धारण में क्या कर सकते हैं कि नर जो मादा के लक्षण होते हैं वो उसमें ट्रांसमिट होते हैं। वाई में क्या हो जाते हैं, जो नर के लक्षण होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। एक्स वाई में क्या होता है कि दोनों के लक्षण तो रहते हैं, लेकिन जैसे इसको भी डिवाइडेशन कर देते, संवेदनाएं वगैरह हो गई, ये सब जो आपका मादा के लक्षण होते हैं वो जाते हैं, और वाई में क्या हो जाते हैं, नर लक्षण जाते हैं ना। जैसे कठोरता प्रदान करना हो गया है ना, मांसपेशियों में ज्यादा मजबूती हो गया, ये सब लक्षण जो हो जाएंगे वाई लक्षण के द्वारा, वाई गुणसूत्र के द्वारा क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो इसको हम लोग कह देते हैं क्या, लिंग निर्धारण के अंदर रखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है गुणसूत्र हमारे शरीर में कितने होते हैं, मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी, यानी कि 46, जिसमें से 23वीं जोड़ी होता है जो, उसमें क्या, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। उन्हीं में परिवर्तन आने के फलस्वरूप क्या हो जाता है कि नर या मादा बनने की संभावना हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वंशावली विश्लेषण क्या होता है। वंशावली विश्लेषण क्या है, ऐसा चार्ट जिसके अंतर्गत लक्षणों की आनुवंशिकता का चित्रण किया जाता है, वंशावली विश्लेषण कहलाता है। क्या कहेंगे, ऐसा चार्ट जिसके अंतर्गत लक्षणों की आनुवंशिकता का चित्रण किया जाता है, वंशावली विश्लेषण कहलाता है। क्लियर है। तो ये देख सकते हैं, यानी एक चार्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, वंशावली को, लक्षण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, तो उसी को बोल देते हैं क्या, हम लोग वंशावली विश्लेषण कर देते हैं, कहते हैं। थैलीसीमिया, फिर देखिए क्या है, थैलीसीमिया एक रोग है जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का संश्लेषण ना होना। थैलीसीमिया क्या हो जाता है कि शरीर के भीतर जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या होता है, संश्लेषण नहीं होता है, यानी इसमें जो उसके बनने की प्रक्रिया है या संश्लेषित होने की प्रक्रिया वो बाधित हो जाती है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कि उस अवस्था को हीमोफीलिया, जो कि क्या है, एक रोग की श्रेणी में आता है। ठीक है। फिर आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी एक रोग की श्रेणी में आता है। इसमें क्या होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का संश्लेषण ना होना, यानी इसमें क्या होता है, फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज होता है, एक एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज होता है जिसका क्या होता है, संश्लेषण शरीर के भीतर नहीं हो पाता है। जब संश्लेषण नहीं हो पाता है तो जो अवस्था उत्पन्न होती है उसको हम लोग फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं, जो कि क्या है, एक तरह का रोग है। क्लियर है, विकार है एक तरह का। ठीक है। फिर आता है गुणसूत्री विकार। गुणसूत्री विकार यानी वे विकार जो गुणसूत्र के कारण होते हैं। क्या कहेंगे, वे विकार या रोग या बीमारियां जो गुणसूत्र के आधार पर होती है, गुणसूत्र के डिसबैलेंस की वजह से या उनमें जो संतुलन हो जाता है उनकी संख्यात्मक मान में, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो विकार उत्पन्न होता है गुणसूत्रीय विकार कहलाता है। क्लियर है। जैसे पहला हम मुझे लेते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, 18वीं जोड़ी गुणसूत्र जो होता है उसमें क्या हो जाता है कि गुणसूत्रीय असंतुलन जो हो जाता है उसके कारण क्या होता है कि ये रोग कारित हो जाता है। ठीक है। जैसे लक्षण में मंद बुद्धिता आ जाती है ना, भूख कम लगना, ये सब लक्षण जो होते हैं, नॉर्मल लक्षण वो सब भी आ जाते हैं। मेन होता है आपका कि 18वीं जोड़ी में गुणसूत्र की संख्या जो हो जाती है उसमें क्या होता है, असंतुलन आ जाता है ना। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में भी क्या है, गुणसूत्र जो होते हैं क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। 46 होने चाहिए तो हो जाते हैं 47 हो जाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें भी देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी क्या, गुणसूत्रीय असंतुलन की वजह से होते हैं। यानी सारे जो बता रहे हैं आपको सब कैसे हैं, गुणसूत्रीय विकार, यानी गुणसूत्र के जो किसी न किसी जोड़ी में क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आता रहता है या असंतुलन होता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, गुणसूत्रीय विकार। इसमें से हम आपको बता रहे हैं एडवर्ड सिंड्रोम, जिसमें 18वीं जोड़ी में चेंज होता है। फिर टर्नर सिंड्रोम में भी गुणसूत्र बढ़ जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र का असंतुलन होता है। डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, इसमें गुणसूत्र का असंतुलन होता है, लेकिन इसमें गुणसूत्र डाउन टर्म लगा है, लेकिन गुणसूत्र इसमें होता है क्या, बढ़ता है, उल्टा होता है। यहाँ पे डाउन है लेकिन होगा क्या अप, यानी कि बढ़ रहा होगा गुणसूत्र जो होगा। गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 46 की बजाय 47 हो जाएगी। क्लियर, कितनी हो जाएगी, 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। होते हैं कितने, 46, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन हो जाते हैं 47, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम होता है। इसको मंगोली जड़ता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर, जिसमें क्या होता है कि मत्था उभरा हुआ जाता है, ओंठ मोटे हो जाते हैं, बुद्धि मंद हो जाती है ना, ये सब लक्षण इसमें पाए जाते हैं। जड़ वामनता के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं ना, तो मंगोली जड़ता से नाम से ज्यादा ये फेमस रहता है। फिर आता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है, किसी भी जीव के भीतर अचानक आया हुआ परिवर्तन ही कहलाता था क्या, उत्परिवर्तन। तो हम लोग देखते हैं क्या है
जीव की जीन संरचना व व्यवस्था में अचानक परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहेंगे? जीव की जीन संरचना और उसकी जो व्यवस्था होती है उसमें आया हुआ जो अचानक परिवर्तन होता है वही कहलाता है क्या? उत्परिवर्तन। इसको दिया किसने था? तो ह्यूगो डिवरीज नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने उस परिवर्तन को सर्वप्रथम बताया था। किसने बताया था? ह्यूगो डिवरीज नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परिवर्तन को सबसे पहले बताया था। क्लियर है? फिर आ जाता है आपका क्या कि उत्परिवर्तन जो होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो म्यूटेशन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है? उत्परिवर्तन देखिए दो प्रकार से होता है, एक होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, एक होता है जीन उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है जिसमें गुणसूत्र के में क्या आ जाता हो, अचानक परिवर्तन आ जाता हो और उसकी संरचना और व्यवस्था में परिवर्तन होता हो, तो उसको हम लोग गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। लेकिन यदि यही परिवर्तन किसमें आ जाए? आपका जीन में, तो इसको हम लोग जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। जीन में क्या हो जाएगा? उसकी संरचना और व्यवस्था में अचानक परिवर्तन आ जाएगा तो कहलाएगा क्या? जीन उत्परिवर्तन। क्लियर है? जीन के तुलनात्मक लक्षणों की क्या आपको पता ही क्या होती है? एलील, उसी में क्या होता है? उसका जो अरेंजमेंट होता है या व्यवस्था जो होती है उसी में क्या आता है? असंतुलन हो जाता है या परिवर्तन आ जाता है, जिसको हम लोग जीन परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। जीन परिवर्तन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बिंदु परिवर्तन भी इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहेंगे? जीन परिवर्तन को बिंदु परिवर्तन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान के टॉपिक लाए थे वंशांगति और विविधता के सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको आनुवंशिकी बताया, मेंडल के नियम के तीनों बताए आपको। ठीक है? परीक्षण संकरण बताया, मेंडल के नियम हालांकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है? तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। परीक्षण संकरण बताया आपको, अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, बहुप्रभाविता, बहुजीनी, वंशांगति, ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर की। सहलग्नता क्या है बताया, जीनी विनिमय, पुनर्योजन, लिंग निर्धारण बताया, वंशावली विश्लेषण बताया आपको। ठीक है? थैलासीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया बताया, गुणसूत्री विकार, उत्परिवर्तन के गुणसूत्री विकार में भी आपको क्या बताया? एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। फिर उत्परिवर्तन में बताया क्या कि उत्परिवर्तन दो प्रकार के भी होते हैं आपके ना, गुणसूत्री उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन को हम लोग बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।